2 8 है ना, 8 18 18 32 32 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 7 पीरियड्स हैं। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, पांचवा में 18, सिर्फ 6 और 7 में 32। ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन को थोड़ा गौर से देखना और मुझे आंसर करना। दूसरा क्वेश्चन, ओके, सेकंड क्वेश्चन। टेक योर टाइम, 2 मिनट टाइम ले लो, पर कोई भी आंसर दो, सही आंसर। मेटल। मेटल? यस सर। नो। The metalloids. यस, द राइट आंसर इज मेटलॉइड। देखो, समझने की कोशिश करते हैं कि मेटलॉइड कैसे है। पहली बात तो आपको यहाँ पे गौर करना है एक चीज, इसकी कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन। वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन आपको क्या नजर आ रहा है? NH2 NP3। अब ये वाला किस ग्रुप का होता है? NH2 NP3 किस ग्रुप का होता है? F group, sorry. सर 13 सर 13 या 15 ऐसी कुछ होता है। ऐसे कुछ होता है तो थोड़ा सोच के बताओगे ना। NH2 NP3 को, NH2 NP1 किसका होता है? सोचो थोड़ा सा। 13 का होता है सर, 13। ये वाला 13 का होता सर है, 15 का होगा। ये 14 का होता है, ये 15 का होता है। सर 15 से 15 का है तो NH2 NP3, ये तो पक्का हो गया, ये वाला एलिमेंट 15th ग्रुप में बिलोंग करता है, ठीक है ना। अब हमें चेक करना है कि कौन सा पीरियड में, सॉरी हाँ, कौन सा पीरियड में। तो 15th में होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, है ना। नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड, फास्फोरस थर्ड पीरियड, आर्सेनिक फोर्थ पीरियड। तो कौन सी एलिमेंट है ये? आर्सेनिक है, मेटलॉइड, आर्सेनिक, आर्सेनिक 4 है ना। मेटलॉइड। तो आर्सेनिक एक मेटलॉइड है। तो ऐसे क्वेश्चंस का फटाक से नॉन मेटल बहुत बच्चे मार देते हैं, तो थोड़ा बच के, अच्छी क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, मेटलॉइड है। ओके, एनीबॉडी एल्स? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आराम से सोच के जल्दी से बताओ। Group 17. The element with Z equal to 117 will be placed, जिसका Z 117 है उसको आप कहां प्लेस करोगे? Group 17. कहां पे प्लेस करोगे? Sir, group 17. 7 sir. सर 7 पीरियड, ग्रुप 17। हाँ, वेरी गुड। तो चलो हम लोग इसको देख लेते हैं कैसे। Z इक्वल टू 117, तो बोलने का मतलब है इसका जो नोबल गैस कंप्लीट हुआ होगा वो जेनन के बाद रैडन, मतलब 86 है ना। रैडन हुआ होगा 86, 6th पीरियड, फिर 7th पीरियड में एंटर किया होगा, 7th पीरियड एंटर किया होगा तो 7s2 है ना। 7s2 के बाद 5f14, ओके। तो दिस इज 86 प्लस 2, 88, 88 और 14, 102, ओके। 88 और 14, 102। उसके बाद आएगा आपका 6d10, 112 और फिर 7p5, हो गया ना। ये हो गई इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने सबको याद करवा दिया था मैंने कैसे लिखना है लास्ट वाले का। पहले 7th पीरियड आया तो 7, फिर 5f, फिर उसके बाद 6d और फिर 7। तो आप इसको जोड़ोगे तो 117 आएगा। तो आपको देख के ही नजर आ रहा है दिस वन इज 7 लिखा हुआ है, इसका मतलब दैट विल बी 7th पीरियड, है ना। कौन सा पीरियड में एंटर करेगा ये?
सातवां पीरियड। सेवेंथ पीरियड। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 7 है तो एंटर करेगा वो 7 में ही एंटर करेगा। ओके, ये ध्यान देना है। ओके, और वैलेंस सेल, अब ध्यान से देखो, वैलेंस से लास्ट वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन है ना? 7 इलेक्ट्रॉन है तो मतलब 7 इलेक्ट्रॉन कौन सा ग्रुप में रहता है? 17 हैलोजेंस में रहता है, ठीक है ना? तो इसका आंसर होगा हैलोजन। देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना एकदम अच्छे से जान लो। 7 पीरियड का ऐसे होता है, 7s के बाद 5f, 5f के बाद 6d और 7p। और 6 पीरियड होगा तो बोलो तो कैसे होगा? पहले 6s, 6 पीरियड का कोई एलिमेंट है, मानो 6x के बाद कौन सा आएगा? सर 4F। 4F 4f के बाद 5D सर 5d और 6P। 6P ध्यान रखिए। तो ये हो गई आपकी हैलोजन इसकी आंसर। The discovery of gas gave death blow to Newland law of octaves. न्यूलैंड का जो लॉ ऑफ ऑक्टेव था उसको बहुत बड़ा झटका मिला। कौन सा एलिमेंट्स का खोज होने के बाद? न्यूलैंड के टेबल के में बाद नोबल गैस, क्योंकि न्यूलैंड ने बोला था कि अब कोई एलिमेंट का खोज नहीं होगा, दुनिया में 56 एलिमेंट ही एग्जिस्ट करेंगे। बट जैसे ही नोबल गैसेस का खोज हुआ, न्यूलैंड के टेबल को बहुत बड़ा धक्का मिला। The element with Z equal to 21 is a dash element. कैसी the element? metallic element नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कौन से ब्लॉक का एलिमेंट? डी ब्लॉक। सर D block element डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। सिंपल सी बात है, देखो 21 है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी आर्गन 3s2, आर्गन हो गया 18, 2 20 और फिर 3d1, है ना? डी ब्लॉक एलिमेंट है, इट्स डी ब्लॉक एलिमेंट। और कौन सा ग्रुप होगा इसका बता सकता है कोई? क्या ग्रुप? the fourth group और थर्ड ग्रुप। the third group तो third group होगा थर्ड ग्रुप से। period होगा ओके, fourth period third group ओके, थर्ड ग्रुप फोर्थ पीरियड। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। आप 2 मिनट से 3 मिनट भी टाइम ले लो, पर यदि कोई बच्चा मुझे आंसर दे सकता है तो इट्स वेरी लॉजिकल क्वेश्चन। ले लो टाइम, 3 मिनट टाइम लो, बनाओ पर इसको। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी गई है, आपको बोला गया कि मेटल एटम है, नॉन मेटल एटम है, नॉन मेटेलिक एनायन है कि मेटेलिक कैटायन। सोचिए। so maybe cobalt मतलब आपका हो गया metallic element नॉट द राइट आंसर। जरा सोचिए अच्छे से। बताओ क्या? चलो बताओ। देखो बेटा, जरा सोचना है आपको, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। पहले 1s2 भरा, ठीक है? सर बोलिए। सर मेटेलिक कैटायन। आंसर सर मेटेलिक कैटायन। इट्स द राइट आंसर। गुड। क्या नाम है बेटा? सर शुभजीत। ऐसे हाथ करो, ऐसे नहीं। क्या हो गया? हाँ, ध्यान से देखिएगा।
मेटेलिक कैटायन। अब मेटेलिक कैटायन है, ये जरा ध्यान से समझिएगा कैसे। पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ आया है 1s2, फिर उसके बाद 2s2, 2p6, ठीक है, फिर उसके बाद 3s2, 3p6। अब देखो बेटा 3p6 के बाद इलेक्ट्रॉन कहां जाता है, जरा मुझे बता सकता है कोई? 3p6 के बाद इलेक्ट्रॉन कहां जाता है? 4s2 कहां जाता है? तो 4s2 4s। सर 4s2 4s में जाता है ना, 4s में जाता है। और 4s तो मिसिंग है यहाँ पे, और डायरेक्ट दिखा रहा है 3d9। इसका मतलब 4s में तो इलेक्ट्रॉन गया होगा कि नहीं गया होगा? गया तो होगा, क्योंकि Yes, direct sir. 3D में कहीं 3D में इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता है। तो एक्चुअली यदि इसका कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो देखो 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 मतलब क्या होता है? आर्गन, ठीक है ना, आर्गन होता है। आर्गन के बाद कुछ भी हुआ होगा तो 4s2 एक्चुअली 4s में जाती है पहले, 4s2 3d9 ऐसा होना चाहिए था। 18 प्लस 2 20 प्लस 9 29। बट मुझे एक बात बताओ, 29वां जो एलिमेंट होता है कॉपर होता है, मालूम है? यस सर Yes, sir. यस सर कभी भी आपको मालूम है कि D में 9 रहेगा और 4s में 2 नहीं रह सकता है। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए एक इलेक्ट्रॉन को आगे भेज देता यस है, सर Yes. यस 4s1 3d है ना? 3D 4s1 3 4s1 3d 310 10 till ठीक है ना? तो 4s1 3d10 है, बट यहाँ पे 4s1 तो मिसिंग है कि नहीं? 4s1 मिसिंग है, तो हुआ क्या? दिस इज ऑर्डर ऑफ फिलिंग, ये वाला ऑर्डर ऑफ फिलिंग है। और यदि मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने लिखूं, तो ये होगा आर्गन 3d10 और 4s1, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना? तो बेटा पहले क्या 4s1 का एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, ठीक है, मानो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया 4s1 से, और d से भी 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो कॉन्फ़िगरेशन बच गई आर्गन 10 3d9। समझ आया? तो आर्गन यहां तक तो आर्गन है, और 3d9 तो ये किसका कॉन्फ़िगरेशन है? दो इलेक्ट्रॉन किससे निकला है? कॉपर से निकला है ना? कॉपर से दो इलेक्ट्रॉन निकला है और ये बन गया Cu2+, क्योंकि यहां तक तो कॉपर है, और 4s से इलेक्ट्रॉन निकला एक तो, और एक तो फिर 3d से निकला, तो दो इलेक्ट्रॉन निकल गए। 4s से एक निकला और एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, तो दो इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो ये वाला है Cu2+। समझ आया कि नहीं आया? तो ये क्या होगा इसका आंसर? मेटेलिक कैटायन मेटेलिक कैटायन। ओके, जिसने भी आंसर दिया था वेरी गुड शुभजीत, इसी तरह बनाया था क्या? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आंसर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आंसर होगा? F orbital। देखिए, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन मतलब जो इलेक्ट्रॉन डिफरेंशिएट करता है एक ब्लॉक से दूसरा ब्लॉक, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कहां एंटर करेगा? कहां एंटर करेगा? f orbital हाँ, इनर ट्रांजिशन में f ऑर्बिटल में बिलोंग करता है। कैटलिस्ट यूजुअली बिलोंग टू डैश ब्लॉक, कौन से Sir, ब्लॉक में D बिलोंग? block। D D block। block, sir. d block Name of the element with Z equal to 105, ऑफिशियल नाम पूछ रहा है आपसे। Sir, Mendelevium. 105 Sir, IUPAC का क्या? ऑफिशियल दिया हुआ है। सर अर्निल पेंटियम वो तो IU प्लैटिनियम
ल्यूबिनियम। देखो बेटा याद रखने के कम से कम 105 10 तक तो देखो एनसीईआरटी में जितना दिया है ना वो लोग पूछ सकता है कभी, तो वो देखना है आपको। अंडरस्टूड? ओके, याद रख सकते हैं। देखो 100 के बाद वी हैव गॉट अ ट्रिक उसको याद रखने के लिए, MNLRDS, इट्स मेंडेलिवियम, नोबेलियम, लॉरेंसियम, रुदरफोर्डियम, ल्यूबिनियम, सीबॉर्जियम। ठीक है ना, ये देखो 101 है, 102, 103, 104, 105, 106। और याद करना है तो देखो BHMDR ऐसे करके नॉर्मली याद रखा जाता है। सो MNLRDS, BHMDR, दिस वन इज बोरियम, हैस्नियम, मैग्नीशियम, ब्रामस्टेनियम, इट्स ब्रॉन्स्टेनम। ओके, वो करके हम लोग को देख लें। अंडरस्टूड? तो याद रख सकते हो बट रटने की जरूरत नहीं, 2 4 5 बार देखते रहना, दिमाग में बहुत कम चांसेस रहते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वेरी रेयर। ओके, वेरी रेयर, खासकर नीट में पूछ लेता है। The increasing order of atomic radius of silicon, sulfur, magnesium, aluminum. Very good question. Simply Sir, सोचोगे फटाक से बन जाएगा। सल्फर, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम। ठीक है, चलो वेरी गुड। देखते हैं, चलो हम लोग देखो ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए ना तो ऑर्डर आपको लिख लेना है, इस ऑर्डर में पीरियडिक टेबल में है। तो देखो सबसे पहले सोडियम, सेकंड पीरियड है ना, सोडियम 3 नंबर, इस तरह कुछ है, ऐसा कुछ है ना। तो देखो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज किस हिसाब से करेगा, तो सबसे पहले सबसे छोटा इसमें किसका होगा? आपको मालूम है जैसे आप इधर जाते हो रेडियस क्या होती है? इंक्रीज कर डिक्रीज करती है, Decrease होता है। डिक्रीज होगा। तो सल्फर देखो सबसे लास्ट में है, तो सल्फर, सल्फर सबसे छोटा, फिर सिलिकॉन, फिर अल्युमिनियम, मैग्नीशियम और सल्फर, सिलिकॉन, अल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम। दिस इज द ऑर्डर। करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग साइज, चलो बताओ, बहुत सिंपल सा है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग साइज, सर नियन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन। गुड। क्या नाम है बेटा? नाम बोलो। शुभोजीत, शुभोजीत। गुड 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 गुड। देखो मैंने क्या बोला था, नोबल गैस आ जाएगा, कुछ भी आ जाए, और जो न्यूट्रल रहेगा वो सबसे साइज छोटी रहेगी कंपेयर टू चार्ज वन, नेगेटिव चार्ज वन। तो नेगेटिव चार्ज में यहाँ पे हम लोग देखो नियॉन का कोई चार्ज नहीं है, तो सबसे छोटा नियॉन रहेगा। फिर एक नेगेटिव चार्ज आया मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, साइज थोड़ी बड़ी हो, एक इलेक्ट्रॉन को संभालना थोड़ा दिक्कत हो गया, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो पहला नियॉन सबसे छोटा, दूसरा ये, और O2 माइनस मतलब 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आगे हैं, तो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को संभालना देयर इज अ लिटिल टफ वर्क। वो है कहानी। करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ध्यान देना, NOFP, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस। जल्दी से जल्दी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस। सब फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। वेरी गुड गुड। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन आए तो हमारा काम है अरेंज कर लेना। तो देखो क्या है ना, यही है। हाँ, ये सब याद है ना आप लोगों को? कम से कम 20 तक तो सबको याद है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और इधर नेपाल, पाकिस्तान, है ना, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस। आपको मालूम है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, इधर जाते हो तो बढ़ता है, और आपको मैंने कहीं ना कहीं इन सब का याद भी कर सर। यस सर। तो बढ़ता है, तो फ्लोरीन का, और इधर जाता है तो घटता है, तो सबसे कम फास्फोरस का होगा, फिर नाइट्रोजन का होगा, फिर ऑक्सीजन का, और सबसे बड़ा फ्लोरीन। क्लियर? अंडरस्टूड? अब चलिए द क्वेश्चन नंबर दिस वन, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ बेरिलियम। अच्छी क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी है। द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ बेरिलियम इज सिमिलर टू, गुड क्वेश्चन। बोरोन। नहीं,
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेरिलियम की किससे सिमिलर होगी? मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना है। सर लिथियम का। नियन सर। यस नियॉन होगा। देखो बेरिलियम 4 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2। तो आपको एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक भरी हुई ऑर्बिटल से निकालना है 2s2 फुली फुल ऑर्बिटल, और नियॉन का भी लगभग 1s2 2s2 2p6 2p6। तो इसका भी इलेक्ट्रॉन एक भरे हुए ऑर्बिटल से निकालना है। तो दोनों में इलेक्ट्रॉन निकालना तो दिक्कत है ना, लेकिन नियॉन से निकालना ट्रिकी क्वेश्चन थी। Order of electron affinity of fluorine, chlorine, bromine, iodine. Very simple question. Very simple question. आप ये बताना चाहिए आप लोगों को, जितने भी बच्चे और जो बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं, जल्दी। Fluorine, chlorine, bromine, iodine. गुड, वेरी गुड। सिंपल सा है, देखो मैंने आप लोगों को बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछा हुआ, नहीं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछा हुआ। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैंने बोला था आप लोगों को कि इधर जाने से इंक्रीज करती है ना, इधर जाने से इंक्रीज करती है और इधर जाने से डिक्रीज करती है, डिक्रीज। डिक्रीज करती है। बट एक और कहानी बोला था जो आपको याद रखना है, 2p और 3p, मतलब p और p ब्लॉक के जो सेकंड पीरियड एलिमेंट्स होते हैं और p ब्लॉक के जो थर्ड पीरियड एलिमेंट्स होते हैं वहां पे थोड़ा एक्सेप्शन होता है, और इनका ज्यादा क्लोरीन का सबसे ज्यादा। तो आपको यही ध्यान रखना है कि जो हेलोजेंस है, हेलोजेंस में क्लोरीन का सबसे ज्यादा है थर्ड पीरियड में, इसी बाकी सब एक्सेप्शन है, नीचे जाओगे तो घटेगी, बट एक ही कहानी गड़बड़ होती है क्लोरीन के सामने। तो क्लोरीन का सबसे बड़ा फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है ना, क्लियर? क्लोरीन का सबसे बड़ा पेयर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन। यस सर। लास्ट क्वेश्चन। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। आई थिंक जो ऑर्डर है वही रहेगा, द करेक्ट ऑर्डर। नहीं। The correct order of Carbon, oxygen, nitrogen, fluorine. yes. The correct order of ionization energy. चलो हम लोग चेक करते हैं थोड़ा सा। The correct order of ionization energy, इलेक्ट्रॉन निकालना, पहले तो हम उनका ऑर्डर लिख लेते हैं। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है और आप जा रहे हो इधर, और आपको मालूम है आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है इधर जाते हुए, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है इधर जाते हुए। अब आप जरा सा एक चीज सोच के बताना, सर नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन होगा सर। नाइट्रोजन क्या है, एक हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड समझते हो ना बेटा, कि इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे मुश्किल। यस सर। क्योंकि ये अपने स्टेबिलिटी को नहीं छेड़ना चाहिए। बाकी आप समझ सकते हो, लिख सकते हो ना, और बाकी नाइट्रोजन हाफ फील्ड है, ये एक्स्ट्रा स्टेबल है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे मुश्किल है, तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी विल बी वेरी हाई। ओके, एंड रेस्ट यू कैन डू इट। ये क्वेश्चन आप कर लेना। ये छोटी सी चीज आपको ध्यान देनी, जितने भी क्वेश्चन दिया हूं बेटा आज आपको अच्छे से करके लाना है, ठीक है ना, अच्छे से करना, घर में प्रैक्टिस करना और बनाने की कोशिश करना। ओके, एक स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं जल्दी। ओके,
हो गया? Yes, आगे sir. बढ़े? Yes, sir. चलिए। बन जाएगा ना? इसका आंसर समझ आ गया कि नहीं? सबको भी बताना पड़ेगा। Yes, sir. क्या Yes, होगा? sir, I guess. बोलिए क्या होगा? Sir, fluorine, carbon, oxygen, nitrogen. फ्लोरीन सबसे ज्यादा, फिर Carbon, sir. है Carbon. नाइट्रोजन ना, फिर होगा यार। फ्लोरीन में सबसे ज्यादा लगेगा इलेक्ट्रॉन निकालने में, फिर नाइट्रोजन में, फिर ऑक्सीजन में, फिर कार्बन। समझ आ गई? Yes, sir. ओके। फ्लोरीन की साइज सबसे छोटी, तो उससे निकालना बहुत दिक्कत है। फिर उसके बाद नाइट्रोजन तो हाफ फील्ड हो जाती है, तो उससे तो निकालना बड़ा दिक्कत। चलिए, तो आई सपोज थिंग्स आर क्लियर नाउ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन जितने भी करवाया हूं इस चैप्टर में सबको आराम से बताना और आराम से करना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं पूछे जाते हैं चैप्टर। वही पूछा जाता है, ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, और थोड़ा टेक्निक दिमाग लगाओगे, लिख लेना पहले आराम से, और एक्सेप्शंस को थोड़ा दिमाग में रखना कि थर्ड पीरियड और सेकंड पीरियड में क्या गड़बड़ होता है, नाइट्रोजन क्या गड़बड़ी करता है, ये सब ध्यान में रखोगे तो सब ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे पीरियडिसिटी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना, या पीरियडिसिटी इन केमिकल प्रॉपर्टीज हम देख। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के पीरियडिसिटी को देखने के दौरान हम लोग सबसे पहले गौर कर रहे थे, दैट वाज अबाउट पीरियडिसिटी इन वैलेंस एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। ये वाला हम लोग देख रहे थे लास्ट क्लास में, है ना। चलो जल्दी से एक बार रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग। ग्रुप 1 है, 2 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18। जल्दी जल्दी मुझे बता दो कि इन सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे ग्रुप 1 में? 1. Sir, 1. Sir, One. 1, sir. 2. ग्रुप 1 में एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है, ओनली वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूरी ग्रुप में, पूरी ग्रुप 1 में, पूरी ग्रुप 1 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही रहेगा। ग्रुप 2 में 2. 2. ग्रुप 13 में 3, 3, sir. 3, 4, 4. 4, 3. 5, 6, 6 7. 8। वेरी गुड, मैं जान गया, सबको मालूम है। वेरी गुड। चलिए अब अभी क्या है, हमें देखना था मेजर चीज जो यहाँ पे कि वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी होती है कि कितनी इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा या गेन करेगा स्टेबिलिटी पाने। या वैलेंसी बोलो या बैलेंस बोलो, इसकी वैलेंसी 1 होती है, इसकी वैलेंसी 2 होती है, इसकी वैलेंसी 3 होती है, 3 है। इसकी 4 होती है, इसकी वैलेंसी 3 लिखो या 5 लिखो। ओके, इसकी वैलेंसी 6 लिखो या 2 लिखो, 7 लिखो या 1 लिखो, 0 लिखो या 8। ओके, गॉट इट। बट नॉर्मली हम लोग ये लिखते हैं 3, 2, 1 एंड 0। ओके, ये तो आप लोगों के साथ डिस्कशन हो गई थी और सबको ये चीज मालूम होगा बहुत बढ़िया से। ओके, चलिए, तो ये सिंपल सी चीज है। अब इससे रिलेटेड फिर हम लोग बढ़े थे आगे। बैलेंस तो हम लोगों ने देख लिया था, हमें नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट देखना था। ऑक्सीडेशन स्टेट में बहुत सिंपली मैं आप लोगों को बताया था, पर थोड़ा सा और बता देता हूं ताकि आगे आपको काम आए। ओके, टाइम है हमारे पास काफी, आज इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर सकते हैं और ऑक्सीडेशन स्टेट को थोड़े हल्के से डेप्थ में देख लें।
तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसमें तो कुछ है नहीं। तो एक्चुअली थोड़ा सा ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है उसको देखिए। ओके, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए क्योंकि फिर रिडॉक्स में मैं नहीं बताऊंगा, ध्यान से देख लीजिएगा। मानो सोडियम क्लोराइड बना, जब सोडियम क्लोराइड बनता है तो क्या होता है? Na+Cl-। एक्चुअली होती क्या है? सोडियम एक पूरा इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, जिसके तहत सोडियम पे एक कंप्लीट 1 यूनिट चार्ज डेवलप होती है और क्लोरीन पे एक कंप्लीट 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। तो हम बोल सकते हैं यहां पे चार्जेस आर एब्सोल्यूट। जब आयनिक कंपाउंड बन रही है, ध्यान से देखो, जब आयनिक कंपाउंड बन रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से ट्रांसफर हो रही है एक एटम से दूसरे एटम में, तब बोला जा सकता है कि चार्जेस आर एब्सोल्यूट। चार्ज एब्सोल्यूट है, फुल चार्जेस डेवलप हुई है। और वही मैं बात करूं आपसे एक कोवैलेंट मॉलिक्यूल का, फॉर एग्जांपल HCl, तो आपको ये मालूम है कि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इट इज इक्वल टू 3। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है, इसकी 2.2 या बहुत सारे बुक 2.1 भी मेंशन करके बाद में लाइनस पॉली ने चेंज किया था, इसे 2.2 किया था। तो मुझे एक बात बोलना कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के तरफ चला जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा सर। यस सर। जाएगा। तो हम यहाँ पे जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है थोड़ा सा इधर भेज, ओके, इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग थोड़ा सा इधर भेज दें। तो इसके कारण होता क्या है? इस क्लोरीन पे हल्का सा नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और हाइड्रोजन पे हल्का सा पॉजिटिव चार्ज डेवलप, है ना? गॉट इट? तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, जब एक कोवैलेंट मॉलिक्यूल बन रहा है तो चार्जेस आर पार्शियल व्हेन combining atom has difference in electronegativity। यदि एक कोवैलेंट बॉन्ड जहां बन रहा है वहां पे दो एटम के बीच में कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तब चार्जेस जो डेवलप होते हैं वो पार्शियल डेवलप, ओके। इसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कॉन्सेप्ट पे हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन स्टेट स्लैश ऑक्सीडेशन नंबर। देखो बेटा ध्यान से समझना है इसे। सपोज करो A is bonded to B, suppose करो A is bonded to B and B is more electronegative and A is less electronegative, ओके। तो इस कहानी में क्या होगा, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है B की तरफ ज्यादा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको, जाएगी वो। तो इस बेसिस पे हम लोग एक कॉन्सेप्ट लाते हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसके गया है थोड़ा सा ज्यादा, तो आप उसको एक ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करो, दैट इज -1। यदि ज्यादा उसके तरफ चला गया है तो ऑक्सीडेशन नंबर आप उसको असाइन करो -1, है ना, ज्यादा घसक गया है। और जिससे दूर चला गया है उसको आप असाइन करो
एक ऑक्सीडेशन नंबर +1। ओके, समझ गए? कभी भी ये माइनस साइन या प्लस साइन का मतलब ये मत समझ लेना कि इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से ऊपर चला गया, नहीं, ये जस्ट एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट बोलता है कि जस्ट आप मानो, ओके, तो उस पे -1 यूनिट आया है ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, बस। अब देखिए, मानो एक पल के लिए ए और बी में मानो डबल बॉन्ड बना, तो बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो डबल बॉन्ड बनने के कारण दो पेयर इलेक्ट्रॉन थोड़ा ज्यादा शिफ्टेड होगा बी के तरफ। एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ा ज्यादा शिफ्टेड है तो उसके तहत आया -1, और दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा शिफ्टेड है तो उससे भी आया एक और -1, तो टोटल हो गई -2। इसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर, यदि हम ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं तो इसके ऊपर लिखा जाता है इट्स -2। समझ गए क्यों? क्योंकि दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ा ज्यादा शिफ्टेड है उसके ऊपर, और यहाँ पे दो पेयर इलेक्ट्रॉन थोड़ा ज्यादा दूर चला गया, इसलिए उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +2, जो उसके ऊपर लिखे हैं। ओके, ये -2 +2 का मतलब कंप्लीट चार्ज कभी नहीं मत मानना कोवेलेंट बॉन्ड में। ओके, तो यहाँ पे एक लाइन में लिखता हूं, each bond contributes -1 to more electronegative atom and +1 to less electronegative atom। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया? हर एक बॉन्ड -1 कंट्रीब्यूट करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो ज्यादा है, तो ज्यादा है तो देखो एक बॉन्ड एक -1, दो बॉन्ड दो -1, तो दो -1 -2 एंड +1 टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हर एक बॉन्ड +1 +1 +2। यहां तक कोई दिक्कत किसी को समझने में? नो सर। No, sir. समझ गया? आराम से आगे बढ़ो, चलिए। यस सर। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख भी लो। आप समझिए, कुछ एग्जांपल मैं देता हूं आपको। दिस इज एमोनिया। ये क्या है? एमोनिया। Yes, sir. हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 पॉलिंग के स्केल में बाद में चेंज कर दिया गया था, उसको स्टार्टिंग में पॉलिंग ने 2.1 रखा था, तो उसमें ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तो हाइड्रोजन का 2.2 ही मान के चलो। और नाइट्रोजन का होता है कितना? 3। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? So, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। ओके, तो देखो एक बॉन्ड के तहत एक पेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा शिफ्टेड, दूसरा बॉन्ड के तहत एक और इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा शिफ्टेड, तीसरा बॉन्ड के तहत और एक इलेक्ट्रॉन थोड़ा ज्यादा शिफ्टेड। तो नाइट्रोजन पे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा या ऑक्सीडेशन नंबर आएगा? -3। -3। ठीक। -3। अब इस हाइड्रोजन पे कितना आएगा? +1। So minus +1। +1। अरे एक बॉन्ड के कारण एक दूर गया तो +1, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला को एक +1, एक बॉन्ड के कारण एक ही +1, इस पे भी +1, इस पे भी +1। अब तीनों को ऐड करके मत बोल देना, वो हर एक एटम के लिए इंडिविजुअली, ठीक है? तो समझ आ गई? तो ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन की हो गई -3 और हाइड्रोजन की हो गई +1। अब सपोज करो ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, ठीक है ना? थोड़ा दिमाग लगाओ। क्या होगा? सर O पे ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर होगा -2 और इस Yes, साइड में भी sir. -2 होगा सर, और कार्बन Yes, में होगा sir. सर +2 +2 +4। वेरी गुड, वेरी गुड, 100%। देखो
एक बॉन्ड के तहत ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन 3.5 और कार्बन 2.5, तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो एक बॉन्ड के तहत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव को -1 और दूसरा बॉन्ड के तहत -1, तो ये ऑक्सीजन को मिली -2। सिमिलरली इस ऑक्सीजन को -2, एक बॉन्ड से -1, एक बॉन्ड से -2। अब देखिए इससे एक ज्यादा दूर गया है, 2 ज्यादा दूर गया है, 3 ज्यादा दूर गया है, 4 ज्यादा दूर गया है, तो 4 बॉन्ड्स हैं। तो 4 बॉन्ड के कारण लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वालों को कोई दिक्कत बेटा समझने में? नो No, sir. आप देखो चलो बोलिए। सर फ्लोरीन -1 Fluorine -1, H +1. -1 अच्छा मुझे कोई बता सकता है, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में एक चीज बताया था कि ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है विद द नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड एनवायरनमेंट ऑफ बॉन्डिंग। तो मुझे एक बात बताओ कि मैंने एक एग्जांपल भी दिया था आप लोगों को, ये वाटर है सपोज, तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना? यस सर ऑक्सीजन कितना होगा? एक बॉन्ड से -1, दूसरा बॉन्ड -2 -2 -2 +1 तो ऑक्सीजन पे -2 हुआ इस केस में। और यदि मैं इसको फ्लोरीन से जोड़ दूं तो इस केस में क्या डेवलप होगा? F2 हो गया ऑक्सीजन पे सर 2 होगा, ऑक्सीजन पे 2 होगा, +2. +2 सर ऑक्सीजन पे +2 होगा। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींच लिया अपनी तरफ। ओके, तो -1 और 2 बॉन्ड के कारण एक +1 एक +1 देखो बेटा ये सब मैं अभी इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि मैं आपका केमिकल बॉन्ड की ओर आपको लेके जा रहा हूं। ये बात सुनो मेरी, केमिकल बॉन्डिंग इज द मोस्ट, बोलो तो मोस्ट धांसू चैप्टर या सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके पूरे 11th 12th सिलेबस में। आप बॉन्डिंग का यदि कोई भी बच्चा, देखो आज मैं फिर देख रहा हूं कि आज टेस्ट है तो कुछ बच्चे टेस्ट दिए और गए। ओके, कोई ऐसा बच्चा है कि टेस्ट नहीं देके थक गया है क्या? तो केमिकल बॉन्डिंग का एक लेक्चर भी मिस किए तो समझ लो कि कोई दूसरा जगह डैमेज कर दोगे, क्योंकि विदाउट केमिकल बॉन्डिंग आपको इनऑर्गेनिक नहीं समझ आएगा और ऑर्गेनिक भी नहीं समझ आएगा। केमिकल बॉन्डिंग पे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज्यादा टिकी हुई है। इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी, डू नॉट मिस अ सिंगल क्लास इन केमिकल बॉन्डिंग। और यदि मिस करते भी हो तो लेक्चर देखना आपका काम, क्योंकि पहले ही लेक्चर से ट्रेजेक्टरी शुरू होगा। मतलब पहला ही लेक्चर आपको लगेगा कि थोड़ा माइंड के ऊपर जा रहा है, क्योंकि मैं थोड़ा लेवल से स्टार्ट करूंगा, एकदम पेशेंस रख के आराम से समझना है। ओके, आस्ते आस्ते आपको सीरीज चढ़ना सिखाना पड़ेगा। और घर में सोना नहीं है, क्लासेस करने हैं। ओके, मिस करना इज हाई डेंजरस। ओके, आई रिक्वेस्ट आराम से ध्यान से देखना केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर को, और लेक्चर्स को आप 2 या 3 बार देख लेना। एक लेक्चर को 2-3 बार देख लेना, तब और क्लियर हो जाएगी चीज। तो यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हो कि ऑक्सीजन जो है डिफरेंट एनवायरनमेंट में उस पे ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट आ जाएगी। तो मुझे एक बात बताओ, कभी भी ऐसा हो सकता है कि फ्लोरीन पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आ सकता है? नो सर, क्योंकि सर फ्लोरीन का सबसे ज्यादा मैक्सिमम रहता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, मैक्सिमम है, उससे ज्यादा किसी का ऑक्सीडेशन नहीं है। तो फ्लोरीन की ओर इलेक्ट्रॉन हमेशा घिसकेगा थोड़ा सा, कोई भी उससे थोड़ा दूर नहीं घिसका सकता है। तो फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1 रहेगी, फिक्स्ड। अब चलिए एक छोटा सा इक्वेशन देता हूं, देखता हूं कौन कौन दिमाग लगाता है। फटाफट मुझे बताओ तो सबका ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि देखो ये कॉन्सेप्ट अभी दे दे रहा हूं तो बहुत आप लोगों को काम आएगा कुछ चैप्टर्स में। मीथेन में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है?
Sir, -4. -4. Sir, -4. -4. Ethane is somewhat like this. ठीक है, तो कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, तो एक बॉन्ड के कारण -1, दूसरा -2, -3, -4, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला -1 खींचता है, तो -1 -1 -1 -2, 4 -1, तो इस पे आ गई -4, और हम लोग इसको ऊपर में लिखते हैं, एक्चुअली जब शो करते हैं हम लोग इसके +4। हाइड्रोजन का कितना होगा? Sir, -2. तो सर तो -1 सर करके सर -4 होगा -4 कार्बन के ऊपर। -4. कार्बन के ऊपर -4 होगा, हाँ +1 सर +1 +4 +1 +1 4 +1 मिलेगा ना, हर एक को +1 का ही, इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर है, हर एक को +1। क्लोरीन का क्या होगा? Sir, 2. कुछ नहीं, -2. अरे Cl2 0 होगा 0। कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन तो एग्जैक्टली बीच में रहेगी, तब यहाँ पे कोई ऑक्सीडेशन नंबर डेवलप नहीं होगा, है कि नहीं? अब CCl4 कार्बन क्लोरीन से बॉन्डेड है, कार्बन का 2.5, क्लोरीन का 3, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हुआ? क्लोरीन। सर क्लोरीन क्लोरीन हुआ, तो सब जगह क्लोरीन है, तो क्लोरीन -1 -1 -1 -1 खींचेगा, और कार्बन पे कितना डेवलप हो जाएगा? सर +4। +4 +4. और हर एक क्लोरीन पे -1, -4 मत लिख देना, हर एक के लिए एक लिखना। और हाइड्रोजन HCl में सर +1 +1 हाइड्रोजन और क्लोरीन -1। -1 आई सपोज आप लोग सीख गए, ठीक है ना, क्लियर? तो देखो एक्चुअली क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट इतनी धांसू कॉन्सेप्ट है ऑक्सीडेशन नंबर कि चलो थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो चीज का आप लोगों ने जूनियर क्लास में पढ़ा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ओके, तो इस कॉन्सेप्ट से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पता करना कितना आसान होता है। कार्बन का पहले ऑक्सीडेशन स्टेट था -4, बाद में क्या हो गया? +4, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसका इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? इंक्रीज हुआ। इंक्रीज। यदि कोई भी चीज की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है तो बोला जाता है कि वो ऑक्सीडाइज हुआ है, ठीक है ना? यदि कोई भी चीज की ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाती है तो वो ऑक्सीडाइज होती है, ओके, अंडरस्टूड? अब देखो यहाँ पे H4 मतलब H+1 पहले था, बाद में +1 है, तो हाइड्रोजन के साथ कोई ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हुआ है क्या? नो सर। नो सर। जीरो से -1 कर गया ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर घट जाता है तो बोला जाता है उसके साथ रिडक्शन हो गया। रिडक्शन, ठीक है ना बेटा? तो देखो इस कॉन्सेप्ट की इतनी यूटिलाइजेशन है कि हम लोग पता कर सकते हैं कि जैसे देखो एक चीज, मैं मिटाऊं इसको जल्दी से, टेक योर टाइम, 1 मिनट टाइम ले लो, मैं मिटाता हूं। एक्चुअली क्या होता है कि
हम लोगों ने जूनियर क्लास में ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा है, तो उसको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता था कहीं ना कहीं, बट आप ऑक्सीडेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट का आराम से पकड़ सकते हो कि कौन सी चीज ऑक्सीडाइज होगी या कौन सी चीज रिड्यूस होगी। ओके, तो मेरा बोलने का मतलब है, यदि मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, इसको मैं मिटा देता हूँ, मिटाओ इसको। यस सर मिटा हाँ सर। देखिए नॉर्मली मानो सोडियम जब Na+ बनता है, यही बनता है ना, सोडियम Na+ बनता है, तो यहाँ पे सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 0। यदि कोई भी चीज की फ्री स्टेट है या एटॉमिक स्टेट है या जैसे वो रहता है, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 0। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो गई है, क्योंकि इस पे एक कंप्लीट 1 यूनिट चार्ज है, तब हम +1 ही मानेंगे। ठीक है ना, इस पे +1। तो मुझे एक बात बताओ बेटा कि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुई है कि डिक्रीज हुई? increase. सर इंक्रीज। इंक्रीजेस अरे कौन डिक्रीज बोल रहा है? 0 1 नहीं समझ आता है क्या? 0 1 देखो, सी यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम ऑफ इंडिया, इंडिया की टफेस्ट एग्जाम में गिनती आती है, तो लॉजिकल होना है। ठीक है बेटा, तो 0 से +1, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, तो नॉर्मली सोडियम की कैपेसिटी क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करवानी है, और ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करवाने की कैपेसिटी है, इसका मतलब सोडियम नॉर्मली ऑक्सीडाइज होता है, और ऑक्सीडाइज होता है इसका मतलब क्या है? सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ओके, सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करता है। वहीं आप देख लो क्लोरीन, क्लोरीन बनती है मानो 2Cl-। ओके, तो क्लोरीन अपने नेटिव स्टेट में, मतलब नॉर्मल स्टेट में, जैसे वो नेचर में एग्जिस्ट करता है, कोई भी चीज का जो नॉर्मल स्टेट है, मतलब फ्री स्टेट वाला चीज बोलो, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। जैसे हाइड्रोजन H2, O2, N2, Cl2, इन सब की ऑक्सीडेशन नंबर 0, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0, तो यहाँ पे क्या बन गया? माइनस -1 तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुई? रिड्यूस। से डिक्रीजेस और जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होती है तो रिडक्शन होता है सर, रिड्यूस होता है, और इलेक्ट्रॉन गेन होता है। इलेक्ट्रॉन गेन होता है। इसका मतलब क्या है? जो इधर वाली चीज है, पीरियडिक टेबल में जो इधर वाले हैं वो रिड्यूस होना चाहते हैं, और इधर वाले ऑक्सीडाइज होना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है? मेटल ट्राइज टू ऑक्सीडाइज इटसेल्फ by losing electron, and non-metals tries to reduce itself by gaining electron. Got it? यस। तो इस कॉन्सेप्ट को तो थोड़ा और बेस में पढ़ना है, थोड़ा डिटेल्स में पढ़ना है, और ऑक्सीडेशन नंबर किसकी क्या होती है वो आराम से पता चल जाती है, तो वो मैं आपको रिडॉक्स में करवा दूंगा। ठीक है ना, तो यहाँ फिलहाल मैं ब्रेक देता हूँ आपको, बट यहाँ पे हम लोग एक चीज समझ आया कि मेटल्स जो हैं वो नॉर्मली इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहती है, जिसके कारण उसकी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाती है, और ऑक्सीडेशन नंबर जब बढ़ जाती है तो इसका मतलब क्या होता है? वो ऑक्सीडाइज होना चाहता है, और इधर वाले रिड्यूस होना चाहते हैं। वेरी सिंपल। और एकदम कंफ्यूज नहीं होता है कोई भी चीज जो अपने नेटिव स्टेट में होता है। ध्यान से देख लो कुछ के ऑक्सीडेशन नंबर आराम से कैसे पकड़ते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कंबाइंड स्टेट, मतलब देखो नॉर्मल स्टेट हाइड्रोजन नॉर्मली हमें कैसे मिलता है? H2 N2O2, ठीक है ना? सोडियम Na, Mg, Al, ये सब नेटिव स्टेट है, फ्री स्टेट।
तो कोई भी चीज अपने नेटिव स्टेट में है या एलिमेंटल स्टेट में, नेटिव स्टेट मतलब जैसे पाया जाता है प्रकृति में, या एलिमेंटल स्टेट, ओके, तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 रखेंगे, ठीक है, इन सब की ऑक्सीडेशन नंबर रहेगी 0, ओके। कोई भी आयन पे जितना चार्ज होता है वो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे Cl माइनस, P3 माइनस, N3 माइनस, O2 माइनस, ठीक है ना, H माइनस, जितना इस पे चार्ज है वही उसकी ऑक्सीडेशन, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1, -3, -3, -2, -1, Mg2 प्लस होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर +2, ठीक है ना, अंडरस्टूड? यस सर। बाकी इन डिटेल्स में इसको मैं सिखाऊंगा आपको रिडॉक्स चैप्टर, ठीक है। अब चलिए आइए नेक्स्ट टॉपिक पे, फॉर्मूला हम लोग किस तरह निकाल सकते हैं, ठीक है ना, कोई भी चीज का फॉर्मूला, ध्यान से देखिए, कोई भी चीज का हमें फॉर्मूला निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, ग्रुप में क्या चीज सेम होता है, सर वैलेंसी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी। तो देखो केमिकल प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं डिटरमाइन होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, ओके। बोलने का मतलब क्या है, जैसे मानो कि ग्रुप 1 में लिथियम है, ग्रुप 1 में सोडियम, लिथियम मानो कंबाइन करता है क्लोरीन से, तो लिथियम यदि एक इलेक्ट्रॉन देगा तो सोडियम भी क्लोरीन को देके एक ही इलेक्ट्रॉन देके कंबाइन करेगा, तो फॉर्मूला इसका NaCl होगा तो इसका भी NaCl होगा। इस ग्रुप में कोई भी फॉर्मूला सेम होगा, KCl, RbCl, CHCl, है ना, इस ग्रुप में जो फॉर्मूला एक पर्टिकुलर फॉर्मूला टाइप वो सेम होगा, ओके, अंडरस्टूड। तो चलो हम लोग कुछ फॉर्मूला के बेसिस पे ये समझने की कोशिश करते हैं, ओके। यदि मैं ग्रुप 1 की बात करूं, ग्रुप 2 की बात करूं, और बीच वाला छोड़ता हूं अभी, वो बाद में पढ़ाऊंगा, डीएनपी ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, देखो 18 तो नॉर्मली कंबाइन नहीं करता है, तो मैंने कहा मैं फॉर्मूला आपको हाइड्राइड्स मतलब हाइड्रोजन के साथ कैसी कॉम्बिनेशन होगी और ऑक्सीजन के साथ कैसी कॉम्बिनेशन होगी वो समझाता हूं, ठीक है, और बाकी सब तो आप समझ ही जाओगे, हाइड्राइड्स का और ऑक्साइड्स का मैं बता रहा हूं, ओके। आप सभी को मालूम होनी चाहिए हाइड्राइड H माइनस, हाइड्राइड की वैलेंसी 1 नेगेटिव होती है, हाइड्राइड, और ऑक्साइड की वैलेंसी O2 माइनस, ठीक है, गॉट इट। अब ग्रुप 1 में यदि कोई भी एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा तो उसका फॉर्मूला होगा MH। ग्रुप 1 में कोई भी एलिमेंट यदि हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा तो उसका फॉर्मूला होगा MH, ठीक है, क्योंकि इसकी भी वैलेंसी 1 और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, तो 1 1 कैंसिल होगा तो फॉर्मूला बनेगा MH, ठीक है। ग्रुप 2 में यदि कोई भी हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके बनाता है तो उसका फॉर्मूला होगा MH2, बताने की जरूरत नहीं है, M की 2 हो गई, H की 1 हो गई, तो इधर उधर जाएगा तो MH2, मालूम है ना सबको ये कि नहीं मालूम है? यस मालूम है। मालूम है। इसका होगा MH3, M मतलब मेटल नहीं बोल रहा हूं, M मतलब एलिमेंट बोल रहा हूं, ठीक है। EH ग्रुप 2 की EH2, इसकी EH3, इसकी वही EH4, इसकी MH3, ठीक है ना, फॉर्मूला का मैं स्ट्रक्चर लिख रहा हूं, और इसका नॉर्मली होता है H2M, ओके, इसका होगा HM, ठीक है ना, M इज एलिमेंट नॉट मेटल, मत समझ लेना। कुछ एग्जांपल बताता हूं, देखो एग्जांपल यदि देखोगे तो लिथियम हाइड्राइड LiH, सोडियम हाइड्राइड, पोटासियम हाइड्राइड, ग्रुप 2 में कैल्शियम हाइड्राइड, एक ग्रुप 3 में कौन सा AlH3,
वैसे बोरोन का फॉर्मूला आप लोग देखोगे लिखा हुआ B2H6। एक्चुअली क्या होता है, इसको यदि काटोगे तो सिंपल रेशियो 1:2 ही आ जाएगी, काटोगे 2 1 या 1 और 2 3 या 3। बट नॉर्मली क्या होता है, दो BH3 आपस में कंबाइंड रूप में रहते हैं डाइमर की तरह, वो आप लोग बाद में पढ़ोगे। दो BH3 आपस में कंबाइंड रहती है, इसलिए हम इसको B2H6 लिखते हैं, बट नॉर्मली इट्स सेम ऑन MH3 ही आएगा। इसका होगा CH4 SiH4, ओके, इसका NH3 PH3, इसका ओ देखो इधर H2M, मतलब जो एलिमेंट है बाद में लिखे, तो ग्रुप 16 में ऑक्सीजन होती है ना, H2O H2S, ओके, इसमें HF HCl, ओके, समझ आ गया ना। तो देख रहे क्या हम ग्रुप 1 में हाइड्राइड की फॉर्मूला सेम है, ओके, यहाँ पे भी हाइड्राइड की फॉर्मूला एक ग्रुप में सेम है, यहाँ पे भी हाइड्राइड की फॉर्मूला सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम। इसका बोलने का मतलब क्या है, एक ग्रुप में प्रॉपर्टी सेम रहती है। एक लिथियम कंबाइन करेगा एक ही हाइड्रोजन से, एक सोडियम एक हाइड्रोजन से, एक पोटेशियम एक हाइड्रोजन, एक कैल्शियम दो हाइड्रोजन। सिमिलरली एक एल्युमिनियम 3 हाइड्रोजन से, एक बोरॉन 3 हाइड्रोजन से, ओके, पर दो BH3 आपस में मिलते हैं। Si 4 से, कार्बन 4 से, कोई भी, जर्मेनियम भी 4 से, ओके, क्लियर हो गए। अब चलो हम लोग यदि देखें ऑक्साइड, ऑक्साइड का बता, तो ऑक्साइड का जनरल फार्मूला क्या होगा, बोलो तो जल्दी, ग्रुप 1 में। सर M2H M2H M2O, सर M2O मेटल का 1 और ऑक्सीजन का 2, ठीक है ना, कर लोगे एक्सचेंज हो जाता है। M2O इसका MO M2O3 यस M2O4 M2O4 कट जाएगी ना, यदि आप ऐसे लिखोगे, इसका वैलेंसी M का वैलेंसी 4 और O का वैलेंसी 2, तो आपका आया M2O4, तो MO2 भी लिख सकते हैं, MO2, अंडरस्टूड। इसका होता है M2O3 और M2O5, ठीक है, इसका होता है MO3, गॉट इट। आप देखो ध्यान से, कुछ एग्जांपल बता देता हूं। Na2O Li2O, इसमें CaO MgO Al2O3, अंडरस्टूड बेटा। N2O3 या N2O5, या आप लिख सकते हो फास्फोरस, एक्चुअली P4O6 होता है, कंबाइंड फॉर्म में रहती है वही, काटोगे तो 2 3 आ जाए, P4O3 या P4O10, ओके। आप लिख सकते हो AS2O3 या AS2O5, अंडरस्टूड। सिमिलरली इसका SO3 MO3 है ना, SO3 SeO3, ओके, लिख सकते हो, तो yes दिक्कत sir नहीं ना। no इसका एक आप लिख लो Cl2O7 एग्जिस्ट करके, बाकी सबकी एग्जिस्टेंस थोड़ी प्रॉब्लम, ठीक है, यहाँ पे Cl2O7 वेरी सिंपल है। तो आपको बस देखो समझाने का एक ही चीज है, ये सब तो क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हो, कि एक ग्रुप में जितने नंबर ऑफ एटम कोई दूसरा से कंबाइन करेगा वो सेम रहेगा, फॉर्मूला सेम। क्लियर हो गया बेटा, कोई दिक्कत? नो सर वेरी सिंपल बेटा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। आप लोग 2 4 5 प्रैक्टिस कर लेना हर ग्रुप का फॉर्मूला, आप करना क्लोराइड के साथ कंबाइन करके देख लेना, आप सल्फर के साथ कंबाइन करके देख लेना, फास्फोरस के साथ कंबाइन करके देख लेना। सल्फर का वैलेंसी क्या होता है सल्फाइड के रूप में? S2-, फोस्फाइड का 3-, नाइट्राइड का 3-, सर 3-,
ओके, तो बोलने का मतलब क्या है, पीरियोडिक टेबल एक यूनिक अरेंजमेंट है जहां पे यदि हमें एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम चल गया तो नीचे वाला सबका लिख लेते हैं, एक एलिमेंट का फॉर्मूला मालूम चल गया किसी और के साथ कैसे कंबाइन करेगा, नीचे वाला का सब कॉम्बिनेशन एक रहेगा, फॉर्मूला भी है कि नहीं। तो हमें पीरियोडिक टेबल में सारे एलिमेंट्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऊपर वाले ही मालूम चल जाते हैं तो नीचे वाले का सारा कहानी पकड़ में फॉर्मूला सेम रहेगा, एटॉमिक नंबर भी एक तरीके से पता कर लेते हैं। ओके, तो ये है चीज। एक सिंपल चीज है वो जान लो, डायगोनल रिलेशनशिप। देखो ये क्या होता है, डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, एलिमेंट जो सेकंड पीरियड के हैं, एलिमेंट जो सेकंड पीरियड के हैं, फॉर एग्जांपल लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, इसके नीचे क्या आएगा, जल्दी जल्दी बोलो। सोडियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, ओहो पोटेशियम, रुबिडियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोनियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, गैलियम और इंडियम। ठीक है, अब देखो एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड, लिथियम का प्रॉपर्टी इन सब से बहुत ज्यादा मिलना चाहिए, एक ग्रुप में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? यस सर। हाँ, ये एक्चुअली थोड़ी सी एक प्रॉब्लम आती है जिसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप क्या बोलता है, द एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड resembles in property to diagonal element, okay, to diagonal element of third period, okay, and this is known as diagonal relationship. देखो बेटा, डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि लिथियम का प्रॉपर्टी अपने ग्रुप से मिलना चाहिए, बेरिलियम का प्रॉपर्टी अपने ग्रुप से मिलना चाहिए, बोरोन का अपना प्रॉपर्टी अपने ग्रुप से मिलना चाहिए। बट यहाँ पे एक डायगोनल रिलेशनशिप है जो बोलता है कि सेकंड पीरियड एलिमेंट, ये सेकंड पीरियड और ये थर्ड पीरियड, सिर्फ सेकंड और थर्ड पीरियड में ये कहानी है। द एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड जो है उसकी प्रॉपर्टी काफी रिसेंबल करती है थर्ड पीरियड डायगोनल एलिमेंट्स, जैसे लिथियम का काफी प्रॉपर्टी मिलता है मैग्नीशियम से, डायगोनल के वाला है, ओके। बेरिलियम का काफी प्रॉपर्टी मिलता है एल्युमिनियम से, वैसे ही बोरोन का काफी प्रॉपर्टी मिलता है सिलिकॉन से। सिलिकॉन आ गया नेक्स्ट, ओके। अब ऐसा पूछोगे कि सर ऐसा क्यों है, रीजन क्या है बेटा इसका जान लो। एक रीजन एक्सप्लेन कर देता हूं मैं आप लोगों को, रीजन फॉर डायगोनल रिलेशन। लिथियम का साइज गौर करोगे तो लिथियम का साइज है 152 पाइकोमीटर, ठीक है। सोडियम का साइज गौर करोगे तो 186 पाइकोमीटर, बेरिलियम का साइज गौर करोगे तो 111 पाइकोमीटर, इसका 160 पाइकोमीटर, बोरोन का यदि आप गौर करोगे तो इट्स 88 पाइकोमीटर, सिलिकॉन मेटल, ठीक है सिलिकॉन से मिलता जुलता, ओके। और एल्युमिनियम का यदि आप साइज गौर करोगे तो इट्स 145। अब मुझे एक बात बताओ,
लिथियम का जो साइज है वो सोडियम से ज्यादा मिलता जुलता है कि मैग्नीशियम से ज्यादा? सर मैग्नीशियम 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 वहीं आप बेरिलियम का साइज गौर करोगे तो उसका साइज मैग्नीशियम के क्लोज है कि एल्युमिनियम के क्लोज है? एल्युमिनियम 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 के क्लोज है। तो वही कहानी है, द रीजन इज सिमिलर साइज ऑफ एटम स्लैश आयन। लिथियम का एटम का साइज मैग्नीशियम का एटम का साइज, या लिथियम का आयन का साइज या मैग्नीशियम का आयन का साइज, या इनके एटम आयन का साइज या बेरिलियम या सिलिकॉन के एटम आयन का साइज वो लगभग सिमिलर है, जिसके वजह से प्रॉपर्टी सेम होती है। क्योंकि एक हाइट की चीज एक शेप की चीज में प्रॉपर्टी लगभग सेम रहता ही है। तो सिमिलर रीजन फॉर डायगोनल रिलेशनशिप है सिमिलर साइज ऑफ एटम या आयन। दूसरा रीजन है सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इन सब का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आप गौर करोगे ना तो लगभग सिमिलर मिलता जुलता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, और यदि तीसरा चीज आप गौर करोगे तो सिमिलर पोलराइजिंग पावर होती है। पोलराइजिंग पावर क्या है कि मैं थोड़ा सिंपल में बता रहा हूँ, बॉन्डिंग में डेप्थ में बताऊंगा। दैट इज सिमिलर पोलराइजिंग पावर का मतलब होता है चार्ज टू रेडियस रेशियो। लिथियम के आयन पे जो चार्ज डेवलप होगी और उसकी जो रेडियस रहेगी उसका यदि आप रेशियो निकालते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर कुछ नहीं होती, वेरी सिंपल में चार्ज ऑन द आयन डिवाइडेड बाय इट्स रेडियस का रेशियो। चार्ज ऑन द आयन डिवाइडेड बाय रेडियस की सॉरी मतलब आयन की रेडियस। ओके, चार्ज आयन पे डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द आयन की रेशियो को हम लोग बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। इसका पोलराइजिंग पावर या बोलो चार्ज टू रेडियस रेशियो इससे काफी मिलता जुलता है। बेरिलियम का इससे मिलता जुलता है, बोरोन का सिलिकॉन से मिलता जुलता है, इसलिए भी प्रॉपर्टी सेम है। ओके, एग्जांपल इनके देख लो आप। लिथियम का प्रॉपर्टी मिलता जुलता है आपका मैग्नीशियम से। ओके, बेरिलियम का एल्युमिनियम से, बोरोन का सिलिकॉन से, और कोई ग्रुप में ये कहानी नहीं होता है, सिर्फ सेकंड और थर्ड। ठीक है ना, ये ध्यान रखो। तो ये रीजन है डायगोनल रिलेशनशिप। ओके बेटा, समझ गए? कोई दिक्कत आप लोगों को? और इस रिलेशनशिप को हम कभी काल ब्रिज रिलेशनशिप भी बोलते हैं। ब्रिज रिलेशनशिप क्योंकि ब्रिज जैसा बना रहा है, जो सेकंड और थर्ड के बीच में ब्रिज बन रही है ना डायगोनल, इसको हम लोग ब्रिज रिलेशन बोलते हैं। ओके, सर हाँ बोलिए। सर मुझे फर्स्ट पॉइंट समझ नहीं आया। कौन सी पॉइंट बेटा बोलो? सर वो सर सिमिलर साइज ऑफ एटम एंड आयन सर जो लिखा हुआ है। सिमिलर साइज ऑफ एटम और क्या आयन। देखो इन डायगोनल रिलेशन में देख रहे हैं ना, एटम का साइज लगभग सेम है कि नहीं, 152 और 160। लिथियम का इससे कोई साइज का बराबरी है कि इससे ज्यादा बराबरी है साइज का? सर मैग्नीशियम से। तो इसलिए इससे प्रॉपर्टी ज्यादा मिलता है। 111 और 160 ज्यादा सामने साइज का है कि ये दोनों का साइज ज्यादा आसपास है। एल्युमिनियम वाला। ठीक है ना, तो इसलिए डायगोनली ज्यादा प्रॉपर्टी मैच करता है क्योंकि एटम की साइज या आयन की साइज सेम रहती है। ओके, डायगोनली सिमिलर रहता है, सेम सिमिलर। ओके, वेरी सिंपल रिलेशन है। रीजन साइज ऑफ एटम या आयन सेम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम रहती है लगभग। देखोगे तो बेरिलियम की भी 1.5 है, एल्युमिनियम की तो लगभग 1.5 ही है, दोनों की सेम ही है। ओके, तो ये सब कुछ रीजन है, बहुत सिंपल चीजें हैं, है तो कुछ चीज। लास्ट 5 मिनट का पॉइंट है, देख लेते हैं हम लोग। पीरियडिक ट्रेंड्स इन
केमिकल रिएक्टिविटी, ये थोड़ा देख लो। देखो रिएक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन टेंडेंसी टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन। ये बात तो आपको मालूम ही है कि मेटल्स क्या है, जितना अच्छा से इलेक्ट्रॉन लूज कर दे उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। नॉन मेटल जितना अच्छा से इलेक्ट्रॉन गेन कर दे उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, नॉन मेटल यदि अच्छा से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ज्यादा रिएक्टिव होगी, और मेटल जितना अच्छा से लूज करेगा उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। ओके, तो यदि मैं चलो लिखता हूँ ग्रुप थर्ड ही लिखता हूँ, ग्रुप टू को छोड़ रहा हूँ क्योंकि ग्रुप थर्ड में सारे आ जा रहे हैं। अब देखो मुझे एक बात बताओ, सोडियम एक मेटल है, सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करना, आराम से इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालना। सोडियम को स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, आराम से ही निकालना है। मैग्नीशियम को स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन निकालना है? दो इलेक्ट्रॉन। पहला इलेक्ट्रॉन निकल गया, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा कि नहीं? क्योंकि न्यूक्लियस क्या करेगा, बाकी इलेक्ट्रॉन को ज्यादा टाइट से पकड़ लेगा, निकलने नहीं, है ना। अल्युमिनियम को 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, पहला इलेक्ट्रॉन तो आसानी से निकलेगा, दूसरा तीसरा निकालने में मेहनत करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम इधर बढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन निकालना दिक्कत होगा, जैसे ही इधर बढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन निकालना दिक्कत होगा। ये तो मेटलॉइड है, इसकी बात नहीं। सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम मेटल्स है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना इधर दिक्कत हो रहा है। ये जो मेटल्स हैं इनको इलेक्ट्रॉन निकालना दिक्कत हो रहा है, तो इधर लोग जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो रिएक्टिविटी क्या हो रही है? डिक्रीज। ओके, अब चलो मैं ऐसे बात करता हूँ। एक बार मुझे एक बात बताओ कि क्लोरीन को स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ता है? 1। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है तो एक इलेक्ट्रॉन तो आसानी से गेन कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सल्फर को कितना इलेक्ट्रॉन गेन करना है? 2 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन तो गेन करेगा, पर दूसरा इलेक्ट्रॉन फिर एक नेगेटिव यूनिट पे आना है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2, तो बाहर से वर्क करना पड़ेगा, तो ज्यादा मेहनत पड़ेगा। फास्फोरस तो ये एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल, इसमें तो इलेक्ट्रॉन ऐड करना और मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। रिएक्टिविटी इधर फिर आ रहा है तो क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है सर, इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज नहीं कर रहा है, रिएक्टिविटी डिक्रीजिंग, डिक्रीज कर रहा है। ओके, और ये वाले जो होते हैं ग्रुप 14 वो नीचे। ओके, यदि आप बोलोगे सही से तो ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 14 तक रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है, और फिर बोलो तो 15 से लेके 17 तक इंक्रीज करती है, और फिर 18 में डिक्रीज करती है कि नहीं? हम लोग ऐसे बोल सकते हैं। तो रिएक्टिविटी की तो ये कहानी हो गई। ओके, अक्रॉस द पीरियड। और डाउन द ग्रुप बताने की जरूरत नहीं है मुझे। डाउन द ग्रुप यदि मेटेलिक रहेगा तो मुझे एक बात बताओ क्या होगा? जैसे ही आप नीचे जाओगे मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? साइज बड़ा होते जाता है। Yes. तो डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? इंक्रीज हो, इंक्रीज होगा, क्योंकि बड़े साइज से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगी डाउन द ग्रुप। वही नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की बात हो जाए तो साइज जितना बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन ऐड करना उतना दिक्कत है। तो डाउन द ग्रुप क्या होता है? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीज करेगा? क्योंकि ये जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा ये थोड़ा ही गेन कर पाएगा। छोटा यूनिट जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन कर, बड़ा यूनिट को दिक्कत होता है। ओके, तो ये तो सिंपल सी कहानी है, उतनी बताने की जरूरत भी नहीं थी, बट इसके
और डिटेल्स हम लोग इनऑर्गेनिक सेक्शन में पढ़ेंगे, जब एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक सब पढ़ेंगे। तो फिलहाल दिस इज इनफ फॉर दिस चैप्टर, और आपसे रिक्वेस्ट है कि पेज नंबर 91